सोवियत यूनियन की एक B-59 सबमरीन कैरेबियन सी में अमेरिका से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर पानी के अंदर छुपी हुई हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी यूएस नेवी को पता चल गया और उन्होंने सबमरीन को ऊपर लाने के लिए छोटे छोटे बॉम्ब्स पानी के अंदर फेंके। सोवियत सबमरीन, जिसका हज़ारों किलोमीटर दूर अपने हेडक्वार्टर से संपर्क टूट चुका था, उसके कप्तान को लगा कि शायद जंग छिड़ गई है और अब न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल फायर करने का वक्त आ गया है। ये वो वक्त था जब अमेरिका और रूस के बीच टेंशन्स हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों देशों के न्यूक्लियर मिसाइल्स बस एक बटन की दूरी पर थे। सोवियत मरीन के कैप्टन न्यूक्लियर मिसाइल का बटन दबाने ही वाले थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया। ये सब इतिहास के उन 12 दिनों में हुआ था जब रूस यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले के साइड इफ़ेक्ट्स और अमेरिका का असली चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया था। अमेरिका की ताकत को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो था सोवियत यूनियन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत यूनियन वो दूसरा देश था जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करने में कामयाब था। उन्होंने कई न्यूक्लियर टेस्ट करके इनडायरेक्टली अमेरिका को ये बता दिया था कि हम जापान नहीं है जो न्यूक्लियर हमले के अंजाम में खामोश बैठ जाएंगे। ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अपने हथियारों को हर वक्त तैयार रखते थे, फिर चाहे हमला ज़मीनी हो, हवाई हो या फिर समुद्री हो। पूरी दुनिया को ये पता था कि अगर दोनों देशों में से किसी ने भी न्यूक्लियर हमले की पहल की तो दूसरी कंट्री भी इसका जवाब न्यूक्लियर मिसाइल से ही देगी और इससे होने वाली तबाही जापान के अंदर हुए हमलों से काफ़ी ज़्यादा भयानक होगी। इतनी भयानक कि ऐसा माना जा रहा था कि दुनिया की 70% आबादी इसका शिकार हो जाएगी। इन हमलों को और ख़तरनाक बनाने के लिए सोवियत यूनियन और अमेरिका के बॉम्बर जेट्स हर वक्त हवा में तैनात रहते थे। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन भी पानी के अंदर छिपकर सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार करती थी। इसके अलावा अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार इटली और तुर्की में भी लगा दिए थे, क्योंकि ये दोनों ही देश नेटो अलाई थे और इससे अमेरिका का सोवियत यूनियन के बॉर्डर के पास पहुंचना आसान था। इससे अमेरिका की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि यहाँ से सोवियत यूनियन पर हमला करना ज़्यादा आसान था। पर जब ये खबर सोवियत यूनियन को मिली तो उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के करीब इंस्टॉल करने का फैसला किया। इस काम के लिए सबसे अच्छा स्पॉट अमेरिका से 200 किलोमीटर दूर क्यूबा आइलैंड्स था। उस वक्त क्यूबा में प्रो कम्युनिस्ट सरकार थी जो अमेरिका को पसंद नहीं थी। अमेरिका की नज़र में क्यूबा सोवियत यूनियन का एक अलाई था, क्योंकि सोवियत यूनियन ही असल मायनों में कम्युनिज्म का गढ़ था। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि सारे व्यापार सरकार के पास रहेंगे और सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी समाज में अमीर और गरीब जैसी क्लासेस नहीं बन पाएंगी। जबकि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम चले, एक तरह की फ्री मार्केट हो, जो चाहे बिजनेस करे और अपना प्रॉफिट बनाए। अमेरिका क्यूबा पर हमला करके वहाँ भी कैपिटलिस्ट सरकार लाना चाहता था, लेकिन क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो को सोवियत यूनियन का समर्थन मिला हुआ था, जो कि क्यूबा को हथियार भी सप्लाई किया करते थे। पर क्यूबा के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के पीछे सोवियत यूनियन कुछ और ही सोच रहा था। उस वक्त के सोवियत राष्ट्रपति निकित ने क्यूबा राष्ट्रपति फिडेल कैस्ट्रो के साथ एक सीक्रेट डील की, जिसमें यह तय हुआ कि सोवियत यूनियन अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स क्यूबा में इंस्टॉल करेगा और इसके बदले वो क्यूबा को अमेरिका के हमलों से भी बचाएगा। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा ये था कि अब सोवियत न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के साउथर्न अमेरिकन रीजन को आसानी से हिट कर सकते थे। इस डील के बारे में किसी को कानो कान पता नहीं चला और सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स को क्यूबा में इंस्टॉल कर दिया। पर यह खबर अफवाह बनकर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी।
लोगों में डर था कि फ्लोरिडा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर क्यूबा में सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं। व्हाइट हाउस ने इन सभी खबरों की जांच की और 1962 के दौरान हुए चुनाव में लोगों को ये यकीन दिलाया कि ये सारी खबरें झूठी है। पर इनकी सच्चाई जानने के लिए अमेरिका ने U-2 स्पाई प्लेन को इस्तेमाल किया। प्लेन ने क्यूबा के ऊपर से उड़ते हुए कुछ तस्वीरें ली, जिनमें साफ साफ मीडियम रेंज R-12 और इंटरमीडिएट रेंज R-14 बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैसिलिटीज़ को देखा जा सकता था। ये तस्वीरें इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी थी कि सोवियत यूनियन अमेरिका के खिलाफ घेरा तंग कर चुका है। ये खबर अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने क्यूबा को सबक सिखाने के लिए उस पर एक एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया। प्लान तो ये था कि पहले एयर स्ट्राइक से सोवियत के ICBM को तबाह किया जाएगा और फिर पूरी ताकत से क्यूबा पर कब्जा कर लिया जाएगा। अमेरिकन राष्ट्रपति का ये प्लान असल में वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता देने के बराबर था, क्योंकि क्यूबा में सोवियत मिसाइल्स पर हमला मतलब सोवियत यूनियन पर हमला माना जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ जब सोवियत यूनियन को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली। इस तैयारी में एक B-59 न्यूक्लियर सबमरीन भी थी। इसे क्यूबा के करीब कैरेबियन सी में छुपे रहने के ऑर्डर्स मिले थे। क्रू के लोगों को पूरी आज़ादी थी कि अगर जंग छिड़ जाए तो न्यूक्लियर टॉर्पीडो मिसाइल को लॉन्च करने के लिए उन्हें मॉस्को से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अमेरिकन नेवी से छिपकर पानी में इतनी गहराई में जा चुकी थी कि इसका मॉस्को से संपर्क भी टूट चुका था। तभी अमेरिकन नेवी को सोवियत सबमरीन के कैरेबियन सी में होने का शक हो गया। उन्होंने लोकेशन पर छोटे छोटे बॉम्ब फेंककर इशारा दिया कि वो सबमरीन को ऊपर लाकर इसका आइडेंटिफिकेशन कराएं। अमेरिकन नेवी के ज़रिए फेंके गए ये बॉम्ब असल में सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस थे। ये एक एंटी सबमरीन वेपन होता है जो अगर सबमरीन के करीब फटे तो पूरी सबमरीन तक को तबाह कर सकता है। सोवियत सबमरीन के कैप्टन, जिनका वैसे भी मॉस्को से संपर्क टूट चुका था, उन्होंने सोचा कि शायद जंग छिड़ चुकी है और अब न्यूक्लियर टॉर्पीडो फायर करने का वक्त आ चुका है। बेशक क्रू को पूरी आज़ादी तो थी, पर टॉर्पीडो फायर करने से पहले सबमरीन में मौजूद तीनों ऑफिसर्स की परमिशन ज़रूरी थी। इन तीनों में से 2 इस हक में थे कि टॉर्पीडो फायर कर देना चाहिए, पर एक ऑफिसर इस हक में नहीं था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजिली ऑर्किपोव थे तो B-79 के सेकंड इन कमांड, लेकिन उन्होंने बाकी दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ जाने का फैसला किया। ऑर्किपोव का कहना था कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर करना बहुत खतरनाक है, जबकि उनके पास जंग छिड़ने की कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं है। काफ़ी देर तक बहस के बाद ये फाइनल हुआ कि सबमरीन को पहले सरफेस पर लेकर जाया जाएगा और मॉस्को से ये पता लगाया जाएगा कि जंग छिड़ चुकी है या नहीं। जिस वक्त सबमरीन में ये सब चल रहा था, उसी वक्त टेंशन कम करने के लिए रूसी और अमेरिकन राष्ट्रपति एक दूसरे से मिले, जिसमें यह तय हुआ कि रूस क्यूबा से अपने मिसाइल्स तो वापस लेगा, लेकिन इसके बाद अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा। ये वो डील थी जो पब्लिक थी, पर बाद में पता चला कि अमेरिका ने भी ये बात मान ली थी कि अमेरिका भी तुर्की और इटली से अपने मिसाइल्स को हटा लेगा। 12 दिनों तक चलने वाली इस टेंशन को आज दुनिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानती है। इन 12 दिनों तक टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि दोनों देशों ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स स्पेस तक में भेज दिए थे, जिनका मतलब था कि अगर हम बच गए तो इन्हें स्पेस में ही ब्लास्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं बचे तो ये मिसाइल्स सीधा अपने टारगेट को आकर हिट करेंगे। लेकिन क्योंकि अब टेंशन ख़त्म हो गई थी तो इन्हें स्पेस में ही ब्लास्ट कर दिया गया। जब B-59 सरफेस पर आई तो उन्हें सोवियत यूनियन वापस बुला लिया गया।